Aspirants, welcome to the third lecture of PT 365 social issue. पहला टॉपिक है पीवीटीजीज पर्टिकुलर वनेबल ट्राइबल्स ग्रुप। बेसिकली दो ट्राइबल्स ग्रुप है, किन्जोवर मनकेडिया। कहाँ की ट्राइबल्स ग्रुप है? ये उड़ीसा की ट्राइबल्स ग्रुप है। इनको क्या दिया गया है? इनको हैबिटेट राइट्स दिया गया है। हैबिटेट राइट्स किसको दिया जाता है? हैबिटेट राइट स्पेसिफिकली पीवीटीजीज को प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोटेक्ट देयर हिस्टोरिकल लैंड एंड वे ऑफ लाइफ। ठीक है, किसके अंडर ये दिया जाता है? ये दिया जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 1 ई के अंडर आता है हैबिटेट राइट्स ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंडर। अब टोटल 7 पीवीटीजीज ऑफ उड़ीसा को दिया गया है, हैबिटेट राइट दे चुके हैं। मध्य प्रदेश के बैराज को मिला है, छत्तीसगढ़ के कामराज और बैगास को, महाराष्ट्र के मारिया गौंड ट्राइब्स को मिला हुआ है क्या? हैबिटेट राइट्स। टोटल कितने पीवीटीजीज है इंडिया में? टोटल 75 पीवीटीजीज है इंडिया में। सबसे ज्यादा पीवीटीजीज कहाँ पे है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज हैं। एज अ पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा पीवीटीजीज कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पीवीटीजीज पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज पाए जाते हैं। अब आते हैं डिनोटिफाइड ट्राइब, DNTS। ठीक है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट पास अ जजमेंट दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लुकिंग देयर बैकग्राउंड ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, तो रिसेंटली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था किनके साथ? दो कम्युनिटी के साथ, एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स के साथ, दूसरी कम्युनिटी है डिनोटिफाइड ट्राइब्स। अब इनके साथ क्या हो रहा था कि इनको जॉब प्रोवाइड किया जा रहा था प्रिजन में एज पर लुकिंग देयर बैकग्राउंड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया आर्टिकल नंबर 14, 15, 17 एंड 21 एंड 23। ठीक है, इसके थ्रू हाईलाइट करते हुए बोला देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अब DNTS किसको बोलते हैं? डिनोटिफाइड ट्राइब्स कौन है? बेसिकली ये वो ट्राइब्स हैं जो क्रिमिनल एक्ट 1971 के थ्रू नोटिफाई किए गए थे दैट दे आर बॉर्न क्रिमिनल्स। ठीक है, अब ये जो बॉर्न क्रिमिनल्स है इनकी क्राइटेरिया क्या थी? इनकी क्राइटेरिया ये थी कि ये जंगल में रहते थे और ये क्या करते थे? इंटरटेनमेंट्स कैसे करते थे? स्नेक चार्मर्स, जंगल्स थे, की मेकिंग, सॉल्ट ट्रेडर्स। इनको नोटिफाई कर दिया गया था एज अ बॉर्न क्रिमिनल, लेकिन इनको डिनोटिफाई किया गया इन द ईयर ऑफ 1952 विद द एक्ट इन 1949। ठीक है, इनको किसके अंडर लाया गया? इनको लाया गया अंडर ST, SC एंड OBC के अंडर इनको लाया गया। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अगस्त 31 इज सेलिब्रेटेड एट विमुक्ता दिवस, वामिकता जाति दिवस। ठीक है, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। हॉबिचुअल ऑफेंडर्स किसको बोलते हैं? हॉबिचुअल ऑफेंडर्स उनको बोलते हैं जो बार बार क्राइम को रिपीट करते हैं, उनको बोलते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स। ठीक है, दो हो गया। अभी आते हैं हम लोग एजुकेशन के ऊपर, तो चैप्टर नंबर 4 ऑफ एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में आधारशिला लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर के द्वारा। अभी आधारशिला क्या है? आधारशिला एक 48 वीक्स का प्रोवाइडिंग एजुकेशन मीन्स एक करिकुलम है। किनको दिया जाएगा? ये एजुकेशन दिया जाएगा 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड को दिया जाएगा। कहाँ के चाइल्ड को? जो आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये आंगनवाड़ी कौन से ईयर में आता है? इन द ईयर ऑफ 1975 में। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, 4 वीक, नेक्स्ट 30 वीक्स एंड लास्ट 8 वीक्स। अब जो फर्स्ट के जो 4 वीक है उसमें क्या होगा? उसमें किया गया इंक्लूड एकेडमिक एक्टिविटी, हेल्प चिल्ड्रंस टू होम टू आंगनवाड़ी। चिल्ड्रंस को होम घर से आंगनवाड़ी तक अट्रैक्ट किया जाएगा विथ वेरियस ऑफ काइंड ऑफ फन एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट 30 वीक्स 6 वीक्स तक फ्री प्ले, कंजर्वेशन, कई सारी चीजें उनके अंदर डेवलप की जाएंगी। लास्ट 1 वीक में जो नेक्स्ट 40 वीक में हुआ है उसको लास्ट 8 वीक में रिवाइज किया जाएगा ताकि बच्चे उसको गैदर कर सकें। अब इन की फीचर्स क्या है कि ये 5 पंचकोशा पे कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। पंचकोशा क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धिक विकास और चास्तिक विकास। ये मतलब स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है उसको रिगार्ड में भी ये पंचकोशा है, उसी के रिगार्ड में ये लाया गया है। ठीक है, इतना हो गया, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार ये देख लेते हैं व्हाट इज अबाउट ECE। ठीक है, तो इसमें बोला गया है ECE डिफाइंड एज द केयर एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड बर्थ टू 8 ईयर, क्योंकि 8 ईयर तक 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स बिफोर एज ऑफ 6 ईयर। ठीक है, ये किसके थ्रू बोला गया? ये ECE के थ्रू बोला गया। ठीक है, अब आते हैं नीचे हम लोग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन में ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि GER कितना है?
18 to 23 ईयर तक 20 बढ़ के कितना इन द ईयर ऑफ 2014 to 15 कितना था हमारा GER था 23.7%, लेकिन 23.7 था, अब कितना हो गया है 28.4, तो कितना बढ़ा है 20 बढ़ के आ गया कितना 28.4 हो चुका है। ठीक है, फीमेल GER कितना है 28.5 इन द ईयर ऑफ 21 एंड 22, पहले कितना था 22.9 था फीमेल GER। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NRIF 2024। तो 2024 में कौन सा एडिशन था, ये 9th एडिशन था। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, इन द ईयर ऑफ 2015 में। 5 पैरामीटर्स देख लेते हैं, पहला है टीचिंग एंड लर्निंग, पहला है टीचिंग, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है रिसोर्स एंड रिसर्च, चौथा है प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, पांचवा है ग्रेजुएशन एंड आउटकम्स। ठीक है, ये 5 पैरामीटर्स पे ये NRIF रैंकिंग दिया जाता है। 2024 में रैंकिंग देख लेते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, IIT मद्रास इन ओवरऑल में, इसको लगातार 6वीं साल बेस्ट मिला है ओवरऑल में, और बेस्ट यूनिवर्सिटी को लगातार 9वीं बार IIS बेंगलुरु को मिला है। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, अदर ग्लोबल रैंकिंग देख लेते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन लॉन्च करता है, टाइम्स हायर एजुकेशन लॉन्च करता है। कितनी यूनिवर्सिटी को रैंक किया इस बार 2092 यूनिवर्सिटी रैंक की है, कितनी कंट्री को 115 कंट्रीज एंड टेरिटरी को। ठीक है, इसके 18 इंडिकेटर्स हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलुरु को रैंक दिया गया है 251 से लेके 300 के बीच में। 4 और यूनिवर्सिटी को रैंक की गई है इंडिया के 401 से लेके 500 के बीच में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। ठीक है, इसमें कितने IIT बॉम्बे को मिला है 118th रैंक, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2024, इसमें कौन लॉन्च करता है, इसको भी लॉन्च करता है टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है, टॉप इंडियन रैंकिंग द इंडियाज मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री ओवरऑल टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। 96 इंस्टीट्यूशन इंडिया की रिप्रेजेंट की थी, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया। ठीक है, तो गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न, जो कहाँ की यूनिवर्सिटी है, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। तो एक LOL साइन किया गया है, लेटर ऑफ इंटेंट, किसके साथ LOI साइन किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पिछले टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल बन जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, रिपोर्ट देख लेते हैं। तो TRF देखते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, पहले 2.2 था, अब कितना है, घट के 2 हो चुका है। ठीक है, CPR देख लेते हैं, ये पहले 54% था, अब 67% हो गया है। ANC देख लेना आप लोग, 70% है, पहले 58.6% था। ठीक है, इसमें सेक्स रेशियो आ जाते हैं, सेक्स रेशियो हर बार इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले 991 था, अब हो गया है 1020। ठीक है, एक बार इसको जरूर आप लोग याद रखना, पक्का रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेशनल मोर्टेलिटी रेट देख लेते हैं, NMR मोर्टेलिटी रेट कितना है 29.5 है, पहले कितना था, पहले 29.5 था, अब कितना है 24.9 है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोर्टेलिटी रेट अंडर 5, पहले कितना था 49.7 था, अब कितना है 41.9 है। ठीक है, अब आते हैं वुमेन एज ऑफ 20 to 24 ईयर मैरिड बिफोर एज ऑफ 18, जो 20 साल से 24 साल की औरतें हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो चुकी है, वो कितनी है, पहले 26% थी, अब 23% हो गई है। तो ये अच्छी बात है। मेंस का सेम कंडीशन, पहले 20% थे, अब 17.7% हो चुके हैं, ये इसमें से इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आते हैं इसमें हम लोग नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट। ठीक है, नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट कौन से ईयर में कौन लॉन्च करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब से आता है ये, 2013 और 14 से आ रहा है। ठीक है, किसके बेसिस से निकला है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 से आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं इसमें नीचे आते हैं कि जो THE है, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, टोटल ये बढ़ा है 3.31% से लेके 3.83%। ठीक है, एज पर कैपिटा इनकम कितना, पर कैपिटा इनका इंक्रीज कितना हुआ है, पहले कितना था 4,297 था, अब हो चुका है 6,602 रुपए, क्या टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखते हैं गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, पहले था 40% था,
मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 41% था, अब कितना हो गया 48%। ठीक है। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर घटा है कितना, 88.5% से घट के 87.3% हो चुका है। ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, बेसिकली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर खर्चा करना, एक स्पेसिफिक फैमिली के ऊपर खर्चा करना, उसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना घटा है, पहले 48.8% था, अब कितना हो गया 39.4%। आउट ऑफ पॉकेट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो फैमिलीज को 5 लाख प्रोवाइड किए जाते हैं आयुष्मान भारत के थ्रू, वो स्कीम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। अब सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर कितना घटा है, 9% से घट के 8.7% आ चुका है। ठीक है। आते हैं हम लोग, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया है कितना, 5.8% से लेके 7.4% तक। ठीक है। एक्सटर्नल डोनर फंडिंग एंड हेल्थ परसेंट ऑफ THE, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो एक्सटर्नल डोनर है वो कितना बढ़ा हुआ है, वो 0.5% से लेके 1.1% हो चुका है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, याद करके ही जाइएगा, कहीं ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब एथुनेशिया एथुनेशिया आ जाते हैं, पैसिव इथोनेशिया क्या है, बेसिकली पैसिव इथोनेशिया इंडिया में लागू किया जाता है। दो तरह के इथोनेशिया, एक तो एक्टिव इथोनेशिया, दूसरा पैसिव इथोनेशिया। अब एक्टिव इथोनेशिया में क्या होता है, उसमें एक कोई पर्सन है वांट्स टू डाई, तो उसको इंजेक्शन या कोई मेडिसिन देके डेथ मतलब मारा जा सकता है, इन द कंडीशंस की ही इज वेरी इल एंड देयर इज नो वे ऑफ सर्वाइवल, मतलब कोई चांस नहीं है कि वो आने वाले समय में बच सकता है, तो उनको थ्रू इंजेक्शन या फिर मेडिकल देके मारा जा सकता है, उसको कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में वही दिया जाता है कि उनको जो लाइफ सपोर्ट है वो रोक दिया जाता है, rather than गिविंग इंजेक्शन और एनीथिंग। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे अलाउड है, ये अलाउड है बेल्जियम और लग्जमबर्ग में, और ये पैसिव यूथनेशिया ये इंडिया, नॉर्वे, स्वीडन में अलाउड है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसमें, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, ये कुछ खास है नहीं। एक बार और देख लेते हैं, इसमें रिटर्न कंसेंट चाहिए रहता है किसके द्वारा, PMBA के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं, मैं यहाँ पे इसलिए इतना स्लो हूँ, मतलब मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, नीचे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। वहां पे मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। आते हैं ऊपर न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। ठीक है। न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है। कहाँ की है, आयरलैंड और जर्मनी की रिस्पेक्टिवली है। इसमें ये रिपोर्ट में बताया गया है कि 42 कंट्रीज ऐसी हैं जो जीरो हंगर रिपोर्ट को 2030 का टारगेट है उसको पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। वर्ल्ड में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ओवरऑल कितना स्कोर मिला है, 18.3। ठीक है। जो मॉडरेट लेवल है। ठीक है। ऑफ हंगर स्केल कितना है, मॉडरेट लेवल। इंडिया का देख लेते हैं, इंडिया की रैंक कितनी है, 105। कितनी कंट्री, आउट ऑफ 127। इंडिया की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी है, 105, कितने में से, 127 में से। ठीक है। लास्ट ईयर कितनी थी, 111 थी। ठीक है। जो सीरियस कैटेगरी के अंडर आता है। ठीक है। GHI स्कोर कितना मिला है, 27.3%, 27.3। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। इनिशिएटिव कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू एलिमिनेट द जीरो हंगर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कौन से ईयर में लॉन्च होता है, ये ईयर 22 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, इसमें क्या होगा, वुमेन्स को 5,000 प्रोवाइड किए जाते हैं कब, फर्स्ट बर्थ ऑफ चाइल्ड के ऊपर। ठीक है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया था। पोषण अभियान कौन सी ईयर में लॉन्च किया था, 2018 में, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के थ्रू। ईट राइट मूवमेंट। ठीक है। पोषण अभियान। ठीक है। अब इनिशिएटिव टेकन ग्लोबली कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए टू एलिमिनेट जीरो हंगर। ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रोम डिक्लेरेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जीरो हंगर चैलेंज, ये सारे वर्ल्ड लेवल पे लॉन्च किए जाते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कब, ये कौन सी ईयर में आता है, 1961 में। ठीक है। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए, SDG जीरो हंगर ETC को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है। रोम डिक्लेरेशन न्यूट्रिशन, एरिकेट हंगर एंड प्रिवेंट ऑल फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इसके लिए आया था। जीरो हंगर चैलेंज कौन लाया था, UN सिक्योरिटी जनरल के थ्रू आया था। रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है। अब एम क्या है, टू एलिमिनेट SDG 1 and 2 एंड वाइल रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, SDG 10। कौन सी, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट द हंगर एंड पॉवर्टी। इसमें टोटल कितने मेंबर है, इसमें 91 मेंबर है। इंडिया भी इसका मेंबर है कि नहीं है, हाँ इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है।
द अलायंस कॉल एक्शन 3 पिलर्स, नेशनल, फाइनेंस एंड नॉलेज। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था। आते हैं दूसरे न्यूज पे, स्टेट फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका थीम क्या था? इसका थीम है फाइनेंशियली एंड हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी एंड मालन्यूट्रिशन एंड ऑल। ये इंपॉर्टेंट था। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन, 1 in 11 पीपल फेस्ड हंगर, मतलब 11 में से एक आदमी जरूर क्या फेस करता है? हंगर फेस करता है ग्लोबली इन द ईयर ऑफ 2023। इसमें ये इंपॉर्टेंट था। द स्टेट फूड सिक्योरिटी माल न्यूट्रिशन फूड रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? ये 5 इंस्टीट्यूट है, FAO, IFAD, UN, UNICEF, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी इंस्टीट्यूट मिलकर लॉन्च करती है फूड सिक्योरिटी माल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। ठीक है, अब आते हैं द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड कैरीज। ठीक है, GNAFC पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 2016 में। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ठीक है, और किसके द्वारा इसमें? क्या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है? हाँ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल है। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? UNEP के द्वारा। ठीक है, UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी, कीनिया में। कौन सी ईयर में UNEP आता? 5 जून 1972 में। अबाउट फूड वेस्ट सिक्योरिटी का देख लेते हैं। मार्च 30 को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्च 30 को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। आते हैं आगे बढ़ते हैं, नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, GAIN। ठीक है, अबाउट GN, ये स्विस बेस्ड नॉट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कब कहाँ पे लॉन्च किया गया था? यूनाइटेड नेशन में। कौन से ईयर में? 2002 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑफिस इन इंडिया। ठीक है, ऑफिस इसका इंडिया में भी ऑफिस है। सपोर्ट पब्लिक और प्राइवेट को सपोर्ट करती है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन इन द न्यूज देख लेते हैं। UN वुमेन, UN की जो वुमेन है वो कहाँ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क की USA में है। ठीक है, कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर ऑफ 2010 में। पर्पस क्या है इसका? चार स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है। पहला है वुमेन लीड पार्टिसिपेशन, वुमेन हैव इनकम सिक्योरिटी एंड डिसेंट वर्क इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। थर्ड है ऑल वुमेन एंड गर्ल्स लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ वायलेशन, नो वायलेशन अगेंस्ट वुमेन। चौथा है कंट्रीब्यूट्स इन द बिल्डिंग सस्टेनेबल पीस एंड रेजिलेंस। ठीक है, आते हैं दूसरी बात, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, UNICEF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर US के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कौन सी ईयर में लाया गया था? 1946 में। कहाँ पे? जनरल असेंबली के थ्रू लाया गया था। रूल क्या है? सपोर्टिंग द कंजर्वेशन राइट चाइल्ड, 1989 को सपोर्ट करता है। ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रीटी ऑफ चाइल्ड, प्रोवाइड एडुकेट एजुकेशन ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस टू द चाइल्ड, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द वायलेशन एंड अब्यूज, कीप देम सेफ फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज एंड डिसीजेज। ठीक है, फंडिंग कहाँ से होती है? एक बार देख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिकेशन आप देख सकते हैं, ये स्टेट करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट इन द 1965। ये बहुत UNCP मतलब UNICEF को वह नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? इन द ईयर ऑफ 1965। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1969 में। क्या इसका है गोल? क्या है? एंडिंग द अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, डेथ मोर्टेलिटी को कम करना है, जेंडर बेस्ड वायलेशन कम करना है, हार्मफुल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेलिटी और ये सारी चीजें इसको 2023 तक कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका गोल है। पब्लिकेशन देख सकते हैं, इसका पब्लिकेशन मतलब क्या लॉन्च करता है? ये करता है स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। आते हैं फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ICPPD। ठीक है, कौन कितनी गवर्नमेंट इससे इन्वॉल्व है? 179। ठीक है, कौन सी ईयर में? 1994 में आया था ये। ठीक है, ये बाकी पर्पस देख लेना एक बार, इसका पर्पस है, ये कभी तो आज तक पूछा नहीं है, शायद कभी पूछ दे। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, FAO। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है रोम, इटली। ठीक है, रोम के इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और आते हैं फिर FAO स्पेशलाइज एजेंसी किसकी है? UN की है, स्पेशलाइज एजेंसी है। कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुई थी? 1945 में। ठीक है, आते हैं आगे बढ़ते हैं। की इनिशिएटिव इसका क्या है? FAO फूड इंडेक्स कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1996 में। ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फॉर्म, ये एक देख लेना, हैंड इन हैंड, ये सारी चीजें थी। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट की फूड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रिपोर्ट लॉन्च करती है।
द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर एंड एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट सोफा 2024 लॉन्च किया उसने, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 की रिपोर्ट भी इसने लॉन्च की थी। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WEF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम के इटली में है। कौन सी ईयर में स्टेब्लिश हुआ था? 1961 में। किसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, किसका? FAO और यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मेंबरशिप, ये लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोटल 120 कंट्रीज की पार्ट है। फंडिंग कहाँ से मिलती है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। इन द ईयर ऑफ 2020 इसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। अब WFP इंडिया में देख लेते हैं, कब से फंक्शन कर रहा है इंडिया में ये? 1963 में, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस में कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC, US, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1975। आगे बढ़ते हैं, एम क्या है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, पुअर्टी रेडिकेशन, लाइवहुड, जॉब, एनवायरमेंटल हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्विजिशन एंड माइग्रेशन, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। UN ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC, कहाँ पे हेडक्वार्टर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 2016। किसकी पार्ट है? यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ह्यूमन को रिप्लेस किया था इसने, ठीक है। पार्ट किसकी है? यूनाइटेड नेशन की। इसका मेंबर कितने? टोटल 47 मेंबर है। इंडिया मेंबर है या नहीं है? है, इसका इंडिया भी मेंबर है। आगे बढ़ते हैं, ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट, OHCR, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कौन सी ईयर में आया था? 1993 में, ठीक है। कहाँ पे? जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में आता। रेजोल्यूशन कितना था? 141:48, 48 लोग माने थे इसमें, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो कुछ है भी नहीं कुछ खास। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इट वाज इस्टेब्लिश इन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन द 1993। इसको रीनेम किया गया है, कौन से ईयर में? 2016 में। इसका पुराना नाम ये है, ठीक है, जरूर याद कर लेना इसको एक बार, रीनेम क्या, पुराना क्या नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते, कितने मेंबर है? 120 मेंबर। इंडिया मेंबर है या नहीं है? इंडिया भी मेंबर है इसका, ठीक है। एक बार देख लेना, फंक्शन देख सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन राइट कमेटी, HRC, ठीक है। ये यार कभी HRC का देख लेते हैं, ह्यूमन राइट कमेटी। 18 इंडिपेंडेंस कमेटी, 14 तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, कभी ऐसा क्वेश्चन तो बना नहीं इसमें। UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, रेफ्यूजीज के ऊपर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिन फॉर्मरली नोन एज ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसको चेंज किया गया, स्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, कौन से ईयर में? 1950 में। कब? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। बस मेंबर देख लेते हैं, मैंडेट 1951 रिजर्वेशन कंसेशन, 1916 प्रोटोकॉल, ठीक है। रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन द ईयर ऑफ 1954, 1982, 1981, 2 बार इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन, IOM, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1951। पर्पस क्या है इसका? सर्विंग लाइफ, प्रोटेक्टिंग पीपल, ठीक है, फ्रॉम ऑन द मूव ऑफ ड्राइविंग सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट एंड द फैसिलिटी पाथवे ऑफ रेगुलर माइग्रेशन, ठीक है। इंडिया मेंबर है कि नहीं है? टोटल 175 मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। ग्लोबल अपील 2025, ये देख लेना आप एक बार इसको, तो मैं क्या इसमें बताऊं, फैक्ट है बस भरा हुआ। आते हैं उसके बाद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ? तो इन द ईयर ऑफ 1947 एज द नेम ऑफ इकोनॉमिक कमीशन ऑफ एशिया फॉर ईस्ट, लेकिन इसका रीनेम किया गया था इन द ईयर 1976, बन जाता है ESCAP, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं, प्रोवाइड फोरम फॉर गवर्नमेंट रीजनल रिव्यू, डिस्कस इकोनॉमिक एंड सोशल इशू को डिस्कस करने के लिए बनाया गया था। कितने मेंबर है? 53 मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर है, जो 9 एसोसिएट मेंबर है उसका पार्ट इंडिया था, ठीक है। पब्लिकेशन एशिया पैसिफिक SDG रिपोर्ट निकालता है ये, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आगे बाकी रहेगा तो जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। जय हिंद दोस्तों।